नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे नंबर थ्योरी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज एंड क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी फॉर्मूला। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर लीनियर कंग्रुएंसीज पढ़ी हैं, जिसके अंदर आपने ये वाली फॉर्म पढ़ी होगी कि x इज कंग्रुएंट टू a, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक नंबर मिलता था मोडुलो m नाम से। ठीक है दोस्तों, इस नंबर को हम मोडुलो कहा करते थे। और जो दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा है कि m के जितने ही मल्टीपल्स होते हैं वो सभी जीरो के इक्विवेलेंट होते हैं। यानी दोस्तों, जो यहाँ पे नंबर होता है उसके आप कितने ही मल्टीपल्स कर लीजिए, पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 60वां या 61वां, 90वां, कोई सा ही मल्टीपल कर लीजिए दोस्तों आप इसका, वो सभी हम जीरो के इक्विवेलेंट मानते थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा नंबर m होता था वो दोस्तों हमारा यहाँ पर x माइनस a को डिवाइड करता था, तब ये कंग्रुएंसी ट्रू प्रूव होती थी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर x की पावर 1 होती है, तो इस कंग्रुएंसी को हम लीनियर कंग्रुएंसी कहा जाते थे, जिसका मतलब यहाँ पर पावर 1 है हाईएस्ट, तो 1 पावर का मतलब क्या है, लीनियर कंग्रुएंसी। और दोस्तों क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसीज का क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी का मतलब है जो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। यहाँ पर 1 पावर दोस्तों हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी जो हमारी ये वाली टर्म है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करे या ना करे, पर यहाँ पर सेकंड डिग्री वाली टर्म ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, जिसको हम क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी का नाम देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप नंबर c को इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस c हो जाएगा, और दोस्तों जो यहाँ पर a है वो इस तरफ है, यहाँ पर आप c को इस तरफ ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर माइनस c आ जाएगा उसकी जगह, तो ये वही वाली फॉर्म हो जाएगी जो हमारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखने की क्या है कि जो आपका मॉडुलस के अंदर यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो a को डिवाइड ना करता हो, a को डिवाइड ना करता हो दोस्तों, इसका क्या कारण है, क्योंकि अगर n a को डिवाइड कर देगा तो दोस्तों a क्या हो जाएगा, a बिकम्स ए मल्टीपल ऑफ n दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो डिविजिबिलिटी के इस तरफ वाला नंबर होता है वो डिवाइजर होता है, और इस तरफ वाला नंबर क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल। अगर n a को डिवाइड कर देता है तो a n का मल्टीपल बन जाएगा दोस्तों। पर हमने पढ़ा है जो मॉडुलो के अंदर नंबर होता है उस सभी के मल्टीपल जीरो के इक्वल होते हैं, यानी अगर a n का मल्टीपल बन गया तो वो भी जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और जीरो के इक्विवेलेंट होने से दोस्तों जो हमारी ये वाली टर्म है वो टर्म इस एक्सप्रेशन के अंदर से हट जाएगी, और इस टर्म के हटने के बाद दोस्तों ये कंग्रुएंसी क्या है, लीनियर कंग्रुएंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि ये वाली टर्म हमारी जीरो बन गई। जीरो क्यों बनी, क्योंकि ए एन का मल्टीपल बन जाएगा। ए एन का मल्टीपल कब बनेगा, जब एन ए को डिवाइड कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन आपको हमेशा वैलिड माननी है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट हो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो वो एन से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, जहाँ पर एन कोई भी नंबर हो सकता है मॉडुलो के अंदर वाला। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जनरल क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी की फॉर्म वो किस प्रकार की होगी, एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू ए मॉडुलो पी। जैसे दोस्तों हमने लीनियर कंग्रुएंसी के अंदर ये फॉर्म पढ़ी थी, वैसे ही इसके अंदर भी हम एक जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। यानी क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी होती तो इस प्रकार की है, पर हम उसका एक स्पेशल केस पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जहाँ पर 1 पावर वाली टर्म नहीं है, और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दोस्तों, यानी जो ए है वो यहाँ पे 1 है। और दोस्तों जो हमने मॉडुलो के अंदर नंबर लिया है p, वो क्या है दोस्तों, ओड प्राइम नंबर है। ओड प्राइम नंबर यानी यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है दोस्तों, और आप जानते हैं ए प्राइम नंबर डज नॉट डिवाइड 1, क्योंकि दोस्तों कोई भी प्राइम नंबर 1 को डिवाइड नहीं करता, तो ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पर आसानी से ट्रू बैठ जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर p प्राइम नंबर है और एक्स का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों 1, और ये वाली कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारी ये क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी वाली फॉर्म अपने आप ही रेडी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो आपको इस चैप्टर के अंदर भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलो नंबर का प्रयोग हुआ है, यानी मॉडुलस का प्रयोग हुआ है, तो एवरी मल्टीपल ऑफ मॉडुलो नंबर, यानी जो मॉडुलो नंबर है उसका हर मल्टीपल किसके इक्विवेलेंट होगा, जीरो के इक्विवेलेंट होगा, जैसे कि हमने 4th चैप्टर के अंदर पढ़ा है। दोस्तों याद रखिए, इस चैप्टर को करने से पहले अगर आप 4th चैप्टर बिल्कुल ठीक से कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर को करने में बिल्कुल आसानी आएगी। 4th चैप्टर से पहले दोस्तों 4th चैप्टर के अंदर तो हमने बाद में आइलर फंक्शन वगैरह पढ़े थे, मैं कहना चाहता हूँ आपको इससे पहले 2nd चैप्टर ध्यान से करना होगा, क्योंकि 2nd चैप्टर के अंदर हमने अपनी कंग्रुएंसी स्टार्ट की थी, 2nd चैप्टर के अंदर ही हमने इसके सॉल्यूशन बनाना सीखे थे इस कंग्रुएंसी के। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको 2nd चैप्टर बिल्कुल
अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जो कि लीनियर कंग्रुएंसीज के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद ये आप क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी को उस कंग्रुएंसी से लिंक कर पाएंगे। अब दोस्तों इस कंग्रुएंसी के अंदर जो हमने 6 चैप्टर के अंदर अभी जनरल फॉर्म पढ़ी है, इसके अंदर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। पहली बात तो दोस्तों क्या है, हम नंबर थ्योरी के अंदर हमेशा इंटीजर्स के ऊपर बात करते हैं, ना तो हम इसमें रैशनल नंबर को इंक्लूड करते हैं ना ही रैशनल नंबर को, हम केवल इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं। जहाँ पर इंटीजर रैशनल नंबर तो होते हैं, पर इंटीजर्स के अलावा जो बाकी रैशनल नंबर्स हैं उनको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। नंबर थ्योरी के अंदर केवल और केवल इंटीजर्स के ऊपर बात होती है। तो दोस्तों पहली बात तो ए हमारा इंटीजर होगा, और जो दोस्तों हमारा पी है वो क्या होगा, एक ओड प्राइम नंबर। आप जानते हैं दोस्तों 2 को छोड़ के जो सभी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ओड होते हैं। 2 एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, यानी दोस्तों जो मॉडुलो के अंदर नंबर होगा वो 2 को छोड़ के कोई और प्राइम नंबर होगा। यानी आपको प्राइम नंबर्स के अंदर से 2 हटा देना है, और बाकी सभी प्राइम नंबर्स का प्रयोग आपको इस मॉडुलो नंबर जहाँ इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। अगली बात क्या है दोस्तों, ए और पी की जीसीडी आपस में 1 होनी चाहिए। यानी दोस्तों जो यहाँ पर नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है और जो यहाँ पर नंबर पी है, उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये हमारी क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी की फॉर्म नहीं बनेगी। अब दोस्तों क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी के अंदर आपको एक बात याद रखनी है, आपको इस फॉर्म से समझ में आ रहा होगा कि जैसे हम लीनियर कंग्रुएंसीज के अंदर देखते थे कि जो यहाँ पर नंबर m होता है वो किसको डिवाइड करता है, x माइनस ए को, तब इस कंग्रुएंसी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब दोस्तों सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, यानी आपको x की एक ऐसी इंटीजर वैल्यू ढूंढ के लानी है। याद रखिए दोस्तों इंटीजर, क्योंकि हम नंबर थ्योरी के अंदर इंटीजर्स की बात करते हैं, तो आपको x की एक ऐसी इंटीजर वैल्यू ढूंढ के लानी है जिसका स्क्वायर करने के बाद वो कंग्रुएंट हो जाए किसी दूसरे इंटीजर के, जहाँ पर मॉडुलस के अंदर आपको एक ओड प्राइम नंबर गिवन हो। अगर दोस्तों यहाँ पर इंटीजर नहीं आया तो हम साफ साफ क्या कह देंगे, दिस कंग्रुएंसी इज इनसोल्यूबल, यानी दोस्तों इनसॉल्वेबल, सॉरी दोस्तों इनसॉल्वेबल। तो यहाँ पर दोस्तों आप साफ साफ कह देंगे कि ये कंग्रुएंसी सोल्वेबल नहीं है, यानी x की कोई भी ऐसी इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। और दोस्तों इसी फॉर्मूले का यूज़ करके जैसे हमने यहाँ पे लिखा m डिवाइड्स x माइनस ए, तो दोस्तों इस कंग्रुएंसी के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, p डिवाइड्स एक्स स्क्वायर माइनस ए। जैसे हमने लीनियर कंग्रुएंसीज के अंदर पढ़ा वैसे ही दोस्तों अगर आप इसे को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका साफ साफ क्या मतलब निकलेगा दोस्तों, p डिवाइड्स एक्स माइनस ए, इस पूरी टर्म को p डिवाइड करेगा। तो दोस्तों अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी आप कहेंगे दिस कंग्रुएंसी इज सोल्वेबल, यानी सोल्वेबल वाली कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जो आपका p प्राइम नंबर होगा वो इस कंडीशन को डिवाइड कर देगा जहाँ पर x एक इंटीजर होगा। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको एक ऐसी इंटीजर वैल्यू मिल ही जाए जो इस कंग्रुएंसी को सेटिस्फाई करती हो। तो साफ साफ बात है दोस्तों, ये चीज़ सोल्वेबल है या नहीं वो हम पता लगाएंगे इस चैप्टर के अंदर कि ऐसा कब एग्जिस्ट होगा कब एग्जिस्ट नहीं होगा। और दोस्तों अगर ये चीज़ सोल्वेबल है तभी आपको मानना है कि ये वाली कंडीशन ट्रू प्रूव होगी, और अगर ये वाली कंडीशन दोस्तों कभी ट्रू हो जाती है तो आप मान लेंगे कि ये कंग्रुएंसी सोल्वेबल है। यानी सोल्वेबल साफ साफ इससे डिनोट करता है, यानी अगर p इस चीज़ को डिवाइड कर देता है तो आप कह देंगे कि ये कंग्रुएंसी भी सोल्वेबल है जहाँ पर x एक इंटीजर होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो हम इस चीज़ को सोल्वेबल वाली कंडीशन में कि हमारी कंग्रुएंसी सोल्वेबल है, इस कंडीशन को हम ये मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारी यहाँ पर पहली थ्योरम दी गई है। अगर आप थ्योरम्स का प्रूफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, यहाँ पर मैं केवल आपको जनरल मेथड से इनका समझाऊंगा कि इनको कैसे आप अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस थ्योरम के अंदर कहा गया है इफ़ द कंग्रुएंसी इज सोल्वेबल, यानी दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बात क्या की गई है कि अगर ये कंग्रुएंसी सोल्वेबल है, यानी दोस्तों इस कंग्रुएंसी को आप इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, यानी ये वाली अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कंग्रुएंसी सोल्वेबल होती है। यानी दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को सेटिस्फाई करवा देते हैं तो क्या होगा, देन इट हैज़ एग्जैक्टली 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। तो इस कंग्रुएंसी के 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। दोस्तों याद रखिए कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन और इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन में फ़र्क होता है, जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। तो दोस्तों यहाँ कहा गया है अगर एक कंग्रुएंसी सोल्वेबल हो जाती है तो इसके 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। याद रखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि ये कंग्रुएंसी सोल्वेबल होगी ही या नहीं होगी, वो आपको पता लगाना है कि ये सोल्वेबल है या नहीं। पर ये थ्योरम क्या कहती है, अगर ये सोल्वेबल है तो इसके मिनिमम या मैक्सिमम, यानी तो एग्जैक्टली कहा है, यानी इसके बिल्कुल
दो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ना दो से ज़्यादा होंगे ना दो से कम होंगे। पर दोस्तों अगर कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन की बात की जाए तो वो तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है। दो क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी है, तो शायद इसलिए यहाँ पर दो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकलते होंगे। पर ना तो आपके दो से कम सॉल्यूशन निकलेंगे जो इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, ना दो से ज़्यादा। अब दोस्तों इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? एक तो दोस्तों सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यानी आपको एक्स की ऐसी दो वैल्यूज मिल जाएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, और दोनों वैल्यूज कैसी होंगी दोस्तों? जो मोड के अंदर आपका नंबर दिया होगा यानी प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर, उससे छोटी होंगी। यानी दोस्तों आपको एक्स की ऐसी दो वैल्यूज मिलेंगी जिनकी वैल्यू पी से यानी इस प्राइम नंबर से छोटी होगी, तो इस केस में आप इनको इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस कहेंगे। इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन दोस्तों वो सॉल्यूशंस होते हैं जो गिवन मॉडुलर नंबर से छोटे होते हैं। यानी इस केस में जो सॉल्यूशन प्राइम नंबर से छोटे होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? दोस्तों दो। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम एक जनरल हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ेंगे इनकॉन्ग्रुएंसीज को सोल्व करने का। इनकॉन्ग्रुएंसीज को सोल्व करने के लिए आपको एक जनरल मेथड इसी एक्सरसाइज में आगे देखने को मिलेगा। पर पहले दोस्तों हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे कि इस कॉन्ग्रुएंसीज को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। यानी एक दोस्तों रैंडम अप्रोच लगा के, जो कोई फिक्स अप्रोच नहीं है और जिसको लगाने में आपको सोल्यूशन निकालने में बहुत ज़्यादा देर भी लग जाएगी। ये कैसी अप्रोच है दोस्तों? क्योंकि हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है दोस्तों? कोई भी नंबर डाल के देखो और उसको टेस्ट करके देखो कि वो इस कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर वो करता है तो वो सोल्यूशन निकल जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं ये कोई बढ़िया मेथड नहीं है किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकालने का। पर पहले हम इस कॉन्ग्रुएंसी को इसी तरीके से सोल्व करके देखेंगे, और अगर वहाँ से हमें कोई रिजल्ट मिला तो उसको हम अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट करके रख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो अच्छा होगा दोस्तों आप इनको अपनी कहीं नोटबुक में लिख के रख लें, जिससे आपको ये याद रखने में आसानी होगी क्या सोल्यूशन कब निकलेगा, और जिससे आपको क्वेश्चन करने में ईजिली हेल्प मिले। जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर के अंदर देखा था, ये और कुछ नहीं है दोस्तों, केवल डिविजिबिलिटी है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइम नंबर ने इस चीज़ को डिवाइड कर दिया है, तो आपको मेनली डिविजिबिलिटी पे ही काम करना है। तो आइए देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब दोस्तों हिट एंड ट्रायल मेथड को भी हम दो प्रकार से देखेंगे। एक एग्जाम्पल की हेल्प से, मैंने वही एग्जाम्पल कंसीडर किया है जो बुक के अंदर दे रखा है, जिससे आप इसको बाद में अपनी बुक से भी रेफर कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें जो कंग्रुएंसी दे रखी है उसके अंदर जो हमारा कंग्रुएंट में नंबर है वो है 5, और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा मोड में नंबर है वो है 29। अब दोस्तों आप जानते हैं 29 एक ओड प्राइम नंबर है। तो दोस्तों पहले तो आपको गिवन कंडीशन ही चेक कर लेनी चाहिए। पहली बात तो दोस्तों जो हमारा 29 है वो क्या है? ओड प्राइम नंबर। और दूसरी बात दोस्तों जो हमारे 5 के साथ जीसीडी होती है 29 की, वो क्या होती है? 1। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा जो यहाँ पर नंबर है उसकी जीसीडी 29 के साथ 1 है। वैसे भी दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर पी हो तो उसकी जीसीडी जो उससे छोटे नंबर्स होते हैं उन सभी के साथ 1 ही होती है। क्योंकि दोस्तों प्राइम नंबर्स के दो ही मल्टीपल, या कह सकते हैं प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर होते हैं, या डिवाइजर कह लीजिए। एक तो 1 प्राइम नंबर का डिवाइजर होता है, एक प्राइम नंबर खुद प्राइम नंबर का डिवाइजर होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि देयर आर ओनली 2 डिवाइजर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, जो आपने नंबर थ्योरी के अंदर पिछले चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर से छोटा होगा तो उसकी जीसीडी तो ऑटोमेटिकली प्राइम नंबर के साथ 1 ही आएगी ना दोस्तों। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसका क्या मतलब है, जो यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा वो गिवन नंबर से हमेशा छोटा मिलना चाहिए। अगर वो नंबर बड़ा है तभी जीसीडी आने की पॉसिबिलिटी है, वरना तो जीसीडी 1 ही आएगी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर मोड के अंदर 29 है। तो दोस्तों आपको ये बात देखते ही समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैं 29 का कोई भी मल्टीपल लेता हूँ तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर मैं के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दूँ तो हर मल्टीपल जो 29 का होगा उसको मैं 0 के इक्वलेंट कंसीडर कर सकता हूँ, जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। और दोस्तों आप जानते हैं अगर आप किसी नंबर के अंदर 0 को प्लस करें या 0 को माइनस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर दोस्तों 5 है नंबर, तो अगर मैं 5 के अंदर 0 को प्लस कर दूँ या माइनस कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल ही रहेगी। और दोस्तों हमने जैसा देख लिया कि 29 का हर मल्टीपल 0 के इक्विवेलेंट है, तो यानी अगर मैं 29 का कोई भी मल्टीपल 5 के अंदर से माइनस कर दूं या प्लस कर दूं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है जो x की वैल्यू होगी वो आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने सेकंड चैप्टर के अंदर भी देखा था कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ पे डील नहीं करते, हम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ही डील करते हैं। जबकि यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जब आप अंडर रूट लगाते हैं तो आपको यहाँ पर प्लस माइनस x मिलेगा। पर दोस्तों अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गई तो नेगेटिव वैल्यू तो हम अपने आप अंडरस्टूड करके निकाल लेंगे ना दोस्तों। तो हम जनरली यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे, ना कि नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने देखा कि मैं 29 का हर मल्टीपल यहाँ से
प्लस माइनस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि हमने देखा कि हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए, तो दोस्तों अगर मैं 5 के अंदर से 29 का पहला ही मल्टीपल जो कि 29 ही होता है, अगर उसको ही माइनस कर दूँ तो मेरी वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, लेस देन 0। तो ये वैल्यू दोस्तों हमें तो पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर मतलब है, तो हम दोस्तों यहाँ पर माइनस का ना यूज़ करके प्लस का यूज़ करेंगे। यानी दोस्तों हम 5 के अंदर 29 के मल्टीपल ऐड करते जाएंगे। और कब तक ऐड करते जाएंगे दोस्तों, जब तक हमें कोई नंबर का स्क्वायर नहीं मिल जाता, कोई इंटीजर नंबर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा ये कंग्रुएंसी थी। मैंने पहला मल्टीपल ऐड किया इसके अंदर, तो मेरा आ गया दोस्तों 34। अब 34 दोस्तों किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये वाली कंग्रुएंसी हमारी दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी एक्स स्क्वायर इज नॉट कंग्रुएंट टू दिस नंबर। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर 29 का दूसरा मल्टीपल ऐड कीजिए, यानी इस वैल्यू के अंदर एक बार और 29 ऐड कर दीजिए। सीधी सी मतलब है, अगर मैं 5 के अंदर 29 का दूसरा मल्टीपल ऐड करता हूँ, यानी मैं ऊपर वाली वैल्यू के अंदर 29 ऐड कर रहा हूँ, तो इसके अंदर 29 ऐड करेंगे तो 63 आएगा, जो भी हमारा किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इंटीजर नंबर का, तो ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों मैंने 29 का थर्ड मल्टीपल ऐड किया और इसके अंदर 29 का फोर्थ मल्टीपल ऐड किया, यानी 29 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर प्लस कर दिया। तो दोस्तों हम देखते हैं 3 के अंदर भी 92 आया, और 92 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर ऑफ एनी इंटीजर। उसके बाद दोस्तों चौथे मल्टीपल के अंदर हमें 121 मिला। आप जानते हैं दोस्तों 121 किसका, 11 का स्क्वायर होता है, और 11 दोस्तों एक इंटीजर नंबर है हमारा। तो दोस्तों हमारी ये कंग्रुएंसी सेटिस्फाई कर गई। और दोस्तों आप यहाँ से कंपेयर करेंगे एक्स को, तो आपका क्या आंसर आएगा दोस्तों 11। आप जानते हैं दोस्तों कि 121 क्या होता है, प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, यानी आप प्लस 11 ले लीजिए माइनस 11, ये दोनों केस में ट्रू प्रूव होता है। पर दोस्तों हमने कहा है हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव वाला केस ना लेके पॉजिटिव वाला केस लिया है, और इसी कारण हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 11 निकाल दी है। अब दोस्तों हमने देखिए पिछली थ्योरम के अंदर क्या पढ़ा था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर आपकी कंग्रुएंसी सॉल्वेबल है तो उसके दो इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो दोस्तों एक सॉल्यूशन तो हमको अगली कंग्रुएंसी का क्या मिल गया, 11। अब दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए दोस्तों जो आपको गिवन प्राइम नंबर है उसके अंदर से आप पहले सॉल्यूशन को माइनस कर देंगे तो आपको दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी दोस्तों p माइनस एक्स नोट करेंगे, सॉल्यूशन को मैंने एक्स नोट से डिनोट किया है, तो 29 माइनस 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 18। तो 18 भी आपका एक सॉल्यूशन है, यानी दोस्तों आपके इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन है। द ऑल द इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसी आर दिस। यानी दोस्तों अगर आप 18 का स्क्वायर करेंगे और उसको कंग्रुएंट मानेंगे 5 के, जहाँ पर दोस्तों मोड की वैल्यू क्या है 29, तो ये वैल्यू भी ट्रू प्रूव होगी दोस्तों। आप जानते हैं 18 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 8 8 64 होता है दोस्तों, यहाँ पे 1 और 8 2 16, तो दोस्तों हमारा आ गया 6 2 12। ये दोस्तों हमारा 18 का स्क्वायर होता है 324। अगर आप 324 में से 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों इसका क्या मतलब है, 29 को 18 का स्क्वायर माइनस 5 को डिवाइड करना होगा। ये वैल्यू कितनी दोस्तों होती है 319। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 29 319 को डिवाइड करता है, ये आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं कि अगर आप 319 को 29 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा। तो इसी कारण हमारा 18 भी एक इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमको मेनली इनकंग्रुएंट सॉल्यूशंस पे ही बात करनी है, क्योंकि दोस्तों कंग्रुएंट सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट होते हैं, जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था। वो इनफाइनाइट कैसे होते हैं इसका मैं आपको आगे ही बताऊंगा कि उनका क्या मतलब होता है। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि आपके इनकंग्रुएंट सॉल्यूशंस दो होते हैं। पहले सॉल्यूशन को अगर आप गिवन प्राइम नंबर से यानी मॉडुलो वाले नंबर में से माइनस करेंगे तो आपको दूसरा इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और दोस्तों याद रखिए मैंने बताया था इनकंग्रुएंट सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू गिवन प्राइम नंबर से छोटी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 11 और 18 दोनों ही दोस्तों 29 से छोटी वैल्यू है, तो इसी कारण ये दोनों इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन है। तो दोस्तों ये तो हमारा पहला हिट एंड ट्रायल मेथड था। अब दोस्तों आप हिट एंड ट्रायल मेथड को एक तरीके से और लगा सकते हैं, वो कैसे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आप एक्स की जगह 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर पुट करके देख लीजिए, और अगर वो कंग्रुएंसी को सेटिस्फाई करती है तो आपका आंसर मिल जाएगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है दोस्तों, जो 29 है वो डिवाइड करेगा किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को, क्योंकि यहाँ पे नंबर 5 है। तो यानी दोस्तों आप एक्स की 1 2 3 4 5 वैल्यू के देख लीजिए, और आप देख लीजिए जो भी यहाँ पर नंबर बनेगा क्या 29 को डिवाइड करता है या नहीं। अब दोस्तों पहली बात तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। दोस्तों हमने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर कई बार पढ़ा है कि जब हम ऐसे कोई नंबर लिखते हैं a डिवाइड्स b, जहाँ पर a और b दोनों पॉजिटिव नंबर हम लेके चलते हैं, तो दोस्तों हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जो a है वो या तो b से छोटा होगा या b से इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि एक छोटा नंबर ही बड़े नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों a या तो b से छोटा होगा या b से इक्वल होगा b के। तो दोस्तों सीधी सी बात है,
पहले मैंने यहाँ पे 1 रखा, 1 रखने से मेरे यहाँ पे दोस्तों क्या आया, 1 रखने से मेरा आया दोस्तों 29 डिवाइड्स 1 माइनस 5, और 1 माइनस 5 क्या होता है दोस्तों -4। अब दोस्तों मैंने बताया है कि जो यहाँ पर नंबर होता है वो छोटा होता है या इक्वल होता है और यहाँ वाला नंबर बड़ा होता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर 29 को आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 29 डिवाइड करना हो तो यहाँ पर आपको एक नंबर बड़ा नंबर चाहिए होगा। और बड़ा नंबर कैसे आएगा दोस्तों, 1 2 3 रखने से तो आएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25। तो दोस्तों अगर आप 25 के अंदर से भी, जो कि 5 का स्क्वायर है, उसके अंदर से भी अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आपको 20 मिलेगा, और 20 तो दोस्तों 29 से अब भी छोटा है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, 5 के स्क्वायर तक तो आपको कोई कंग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों इस तरह वाला नंबर छोटा होता है, ये नंबर बड़ा होता है, और 5 के स्क्वायर तो 25 होता है, 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आएगा, और 20 नंबर है छोटा 29 से, तो 29 कभी भी छोटे नंबर को डिवाइड कर नहीं सकता। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डैश इसलिए लगाया है कि मैं आपको सीधा बता देना चाहता हूँ 29 को 5 तक का स्क्वायर तो डिवाइड करेगा नहीं, क्योंकि 25 माइनस 5 होता है 20, और 29 अपने से छोटे नंबर को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो दोस्तों मेन खेल कहाँ से शुरू होगा, मेन खेल शुरू होगा 6 से। 6 क्या होता है दोस्तों 36, 36 में से 5 को घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा आपको 31। अब दोस्तों 29 31 को भी डिवाइड नहीं करता, तो ये भी इनकंग्रुएंट हो गया। अब दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 5 का कितना बचेगा दोस्तों 42, 44 दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 44 है, वो भी 29 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 29 इसको भी डिवाइड नहीं करता, तो ये नंबर भी कैंसिल है। ऐसे ही दोस्तों आगे हमारे 8 8 64, यहाँ पे आपको बचेगा 59, 59 को भी 29 डिवाइड नहीं करता। अगला नंबर है 9 9 81, 81 माइनस 5 क्या होता है दोस्तों, 81 माइनस 5 होता है 76, उसको भी हमारा 29 डिवाइड नहीं करता। अब दोस्तों मैं ऐसे कैसे पता लगा रहा हूँ कि 29 उसको डिवाइड करता है या नहीं। अब दोस्तों 29 का टेबल कुछ नंबर तक लिख लीजिए। आप जानते हैं दोस्तों, आप इसमें 29 ऐड करेंगे बार बार तो आपको क्या मिलेगा, 9 2 18 कैरी 1, और दोस्तों 2 2 4 1 5, यानी दोस्तों 58 आना चाहिए, या तो आपको माइनस करके। इससे अगला नंबर देख लीजिए दोस्तों 17 7 कैरी 1 5 6 7 8, या दोस्तों आपका 87 आना चाहिए, यानी दोस्तों 29 का टेबल है 29 58 फिर 87। इसके बाद आप अगला नंबर देख लीजिए। अब दोस्तों जब तक आपको 87 या उससे अगला नंबर नहीं मिलता तब तक आप लिखते रहिए। 10 क्या होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 5 गया दोस्तों क्या भी 95, तो इससे 87 से आगे चला गया दोस्तों। तो इसमें 29 और प्लस करके देख लीजिए कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आएगा 9 और 7 हो गया 16, कैरी हुई 1, 8 और 2 हो गया दोस्तों 10, और यहाँ पे आ गया 116। यानी दोस्तों अगर आपको अब 116 मिलता है तो आपकी कंग्रुएंसी ट्रू हो जाएगी, या तो इससे बड़ा नंबर देखिए। अब दोस्तों देखिए जब मैंने 11 का स्क्वायर किया तो मेरा मिला क्या दोस्तों 121, 121 में जब 5 किया दोस्तों क्या बचा 116, और दोस्तों 29 क्या है 116 को डिवाइड करता है। तो यानी जो हमारा एक्स की वैल्यू है, अगर मैं इस चीज़ से इसको कंपेयर करूँ तो देखिए दोस्तों ये दोनों कंग्रुएंट हो गई एक दूसरे के। तो यहाँ पर कंपेयर करने के बाद एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई दोस्तों 11, और 11 निकलने के बाद अब दूसरा इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन जब निकालेंगे उसको गिवन प्राइम नंबर में से माइनस कर दीजिए, यानी 29 में से 11 माइनस किया दोस्तों आया 18। तो ये दोस्तों आपके इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन आ गए। तो दोस्तों आपने देखा इस मेथड से भी आपका 11 आंसर आया और इस मेथड से भी आपका 11 ही आंसर आया है दोस्तों। आप कोई सही मेथड यूज़ कर सकते हैं, पर दोस्तों असली बात बताऊं तो हम दोनों ही मेथड यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये दोनों हिट एंड ट्रायल मेथड है। और आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर तो आंसर फिर भी 11 तक निकल गया, पर दोस्तों मान लो अगर इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता या कोई बड़े नंबर पे एग्जिस्ट करता तो क्या आप पूरी टेबल याद करेंगे। इसमें दोस्तों पहले आपको ये स्क्वायर करने पड़ेंगे, फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर इसकी जो नंबर हो उसकी टेबल पढ़नी पड़ेगी, टेबल पढ़ने के बाद उनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। इतना टाइम थोड़ी मिलेगा हमको पेपर में। तो दोस्तों हम इसका अगली वीडियो के अंदर एक जनरल मेथड पढ़ेंगे जिससे हम इन कंग्रुएंसीज को सोल्व कर सकते हैं। अभी मेरा मेन पर्पस क्या था दिखाने का दोस्तों, कि अगर ये कंग्रुएंसी सोल्वेबल हो तो यहाँ पर आपको 2 इनकंग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा और दूसरा सॉल्यूशन जो गिवन प्राइम नंबर है उसमें से पहले को माइनस करके मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको पहले मेनली ध्यान रखनी है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंग्रुएंट सॉल्यूशंस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो क्या है दोस्तों, जो दोस्तों हमारे कंग्रुएंट सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे बनते हैं। इनकंग्रुएंट सॉल्यूशंस के अंदर जब आप प्राइम नंबर के मल्टीपल्स को ऐड करते रहते हैं, यानी पहला मल्टीपल ऐड किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते आप
कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस बना लेते हैं। ये सभी सॉल्यूशंस दोस्तों प्राइम नंबर से बड़े होते हैं, क्योंकि दोस्तों आप इनके अंदर प्राइम नंबर्स के मल्टीपल तो ऐड कर ही रहे हैं ना। तो दोस्तों आप यहाँ पर पहला मल्टीपल जब ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन तो प्राइम नंबर से बड़ा चला ही जाएगा। तो दोस्तों जैसे हमारे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन प्राइम नंबर से छोटे होते हैं, वैसे ही हमारे कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस प्राइम नंबर से बड़े होते हैं और इनकी संख्या अनगिनत होती है, यानी दोस्तों इनफाइनाइट होती है, क्योंकि आप यहाँ पर कितने मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं दोस्तों, वो सभी कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएंगे। इसके कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन क्या बनेंगे दोस्तों, इसके अंदर प्राइम नंबर ऐड करते रहिए, इसके अंदर ऐड करते रहिए। 11 में ऐड किया दोस्तों 29, कितना बना दोस्तों हमारा 30 40। तो अगला कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हमारा 40 बन गया। इसके अंदर 29 ऐड कर दीजिए तो आपको अगला सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो क्या होगा दोस्तों आपका 30 40 47 दोस्तों। तो आपका 40 हो गया, 47 हो गया। इसके अंदर अगर आप फिर से 29 ऐड करेंगे तो आपका अगला कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेगा। उस नंबर के अंदर आप फिर से 29 ऐड करेंगे तो आपको अगला कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते दोस्तों कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस अनगिनत हो जाएंगे। तो इसलिए हम कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस की बात नहीं करते, हम मेनली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस की बात करते हैं जो संख्या में 2 होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी के। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात और याद रखने की है कि अगर हमारे पास कोई इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिला ही नहीं, यानी दोस्तों किसी केस में ऐसा हो गया कि जो हमारी कॉन्ग्रुएंसी दी गई हो उसका हमें कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं मिला, यानी दोस्तों जरूरी थोड़ी है कि हमें कोई ना कोई इंटीजर ऐसा मिल ही जाए जिसके स्क्वायर के अंदर ये कॉन्ग्रुएंसी सेटिस्फाई हो जाए। इस केस में तो भले ही हो गई, क्योंकि बुक वाले ने एग्जांपल ऐसा लिया था, पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको एक्स की कोई इंटीजर वैल्यू मिल ही जाए जो आपको कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई कर दे। तो उस केस में दोस्तों हम क्या कहेंगे, नो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और दोस्तों अगर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे तो हमारे कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी हमारा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कॉन्ग्रुएंट को एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट को तो हमने इनकॉन्ग्रुएंट से ही तो बनाया है ना दोस्तों, प्लस करके। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस नहीं तो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस नहीं, और अगर ये दोनों सॉल्यूशंस नहीं तो हमारी जो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी है वो सोल्वेबल ही नहीं। अब दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, जैसे कि मैंने बताया कि जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होते हैं वो लेस देन पी होते हैं दोस्तों, यानी दोस्तों जितने भी हमारे सॉल्यूशंस होंगे, जब भी मैं दोस्तों अब सॉल्यूशन वर्ड का नाम लूँ तो आप समझ जाइएगा मैं इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जहाँ भी आपको सॉल्यूशन वर्ड देखने को मिलेगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस की बात की गई होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट होते हैं तो उनकी बात तो हमें करनी नहीं, हमें इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस की बात करनी है। तो दोस्तों हमने देखा कि जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो हमेशा जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो लेस देन प्राइम नंबर होती हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो हमारा प्राइम नंबर का सेट है 1 से लेके p-1 तक का, यानी दोस्तों जो भी नंबर नेचुरल नंबर्स इस प्राइम नंबर से छोटे हैं 1 से लेके p-1 तक, उसके अंदर इसके सभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, यानी ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दिस वेयर जीसीडी ऑफ ए एंड p इज इक्वल्स टू 1 लाई इन द सेट। क्योंकि हमने दोस्तों देख लिया एक्स की सभी वैल्यूज p से छोटी होंगी और p से छोटे नेचुरल नंबर हमारे पास कितने हैं 1 से लेके p-1 तक। तो ये सभी नेचुरल नंबर्स वो हैं जिनके अंदर हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे।